और ब्रेकिंग एट 10 में खबरों की शुरुआत करेंगे बडगाम से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एनआईए का छापा पड़ा है। एनजीओ के एक दफ्तर पर यह छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। तो बेहद अहम खबर बडगाम से, जहां एक एनजीओ के दफ्तर पर एनआईए का छापा पड़ा है। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक बडगाम से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी की गई है। एनजीओ के दफ्तर पर यह छापा मारा गया है और टेरर फंडिंग मामले में यह छापेमारी की गई है। लगातार इस अहम खबर पर, इसकी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये खबर बडगाम से, जहां एक एनजीओ के दफ्तर पर एनआईए की यह छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में यह छापेमारी की गई है। अहम खबर बडगाम से, जहां एनआईए की यह छापेमारी की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनआईए की लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और इस अहम खबर पर भी जो भी तफसीलात है, जो भी अपडेट है, उस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बडगाम में एनआईए की छापेमारी। ब्रेकिंग एट 10 में अहम खबर लेह से, जहां Y20 प्री समिट आज से है 28 अप्रैल तक ये प्री समिट चलेगी। 30 देशों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर लेह से आपको दे रहे हैं, जहां G20 शिखर सम्मेलन के तहत Y20 प्री समिट लेह में आज से शुरू हो रही है। 28 अप्रैल तक ये बैठक जारी रहेगी। इसमें G20 देश और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक ये चलने वाली है। 30 देशों के 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो ले पहुंच चुके हैं। इसके आयोजन की भी पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को, यानी जो मेहमान यहां पर आ रहे हैं, उन्हें धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया जाएगा। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोरुप स्टेंजिन। मोरुप, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं, उनके ताल्लुक से आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी हिना, अगर तैयारी की बात करूं तो आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहा होगा कि ये जो स्क्रैप मेटल, जो पूरा स्क्रैप से बना हुआ मेटल है, ये भी G20 के लिए तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं कितना जो लद्दाख में जो मेटल के रद्दियाँ पाए जाते हैं, उन्हीं से आर्टिस्ट ने किस तरह से ये जो आर्ट बनाया, काफ़ी डिफरेंट तरह के। तो ये विजिटर के लिए तो एक आकर्षक केंद्र है ही है, साथ में जो लोकल लोगों के लिए भी ये बहुत इन जो आर्ट्स का प्रशंसा किया। जी हिना, तो अगर मैं आज की प्रोग्राम के बारे में बता दूं तो आज सुबह जो डेलीगेट्स पहुंचे हुए, कल के दिन तो पूरा उनका विश्राम था। तो आज सुबह योगा का एक छोटा सा सेशन था। उसके बाद अभी इस वक्त हिमिस मोनेस्ट्री के लिए रवाना हो चुका है वो लोग। हिमिस मोनेस्ट्री लगभग यहाँ से 46 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर इस समय वो मास डांस, जो लद्दाख की जो मोनेस्ट्री का जो फेस्टिवल होता है, वो लोगों के लिए, जो विजिटर के लिए तैयार किया गया। साथ ही साथ ये जो इसके बाद जो ठिकसे मोनेस्ट्री एक और प्रोमिनेंट प्लेस है, बहुत ही हर टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हो, वो वहाँ पर कभी विजिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दिन काफ़ी हेक्टिक रहेगा। उसके बाद काफ़ी सारे और स्थल पर जाएंगे। तो ओवरऑल कि आज के दिन उनके लिए पूरा एक्सकर्शन की तरह है। जी हिना। जी मोरुप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब ये मेहमान यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर इनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, इसके लिए भी खास तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल हिना, जैसे कि ये, जैसे मैंने एक बार आपको फिर बताऊं, ये सारा G20 की कारण ही तैयारी हुआ है। जैसे आपकी मेरे ठीक पीछे देख पा रहा होगा, काफ़ी सारे ये G20 की ही वजह से ही तैयार किया गया। और आपको बता दूं कि इसके बाद जो इस वक्त हिमिस मोनेस्ट्री में गया, उसके बाद वापस आने के बाद ये शांति स्तूपा संगम, जो बहुत ही जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है, वहाँ ले जाएगा। और शाम को एक रंगारंग कल्चर प्रोग्राम होगा। जी। जो जैसे कि कल एयरपोर्ट पे भी रिसेप्शन थे, तो आज एक खुसूसी एक प्रोग्राम होगा जो डेलीगेट्स है। साथ ही साथ जो आज शाम को और एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिसमें एक
एग्जीबिशन भी जो हट के नाम से वहाँ रखा गया है, जहाँ पर जो यंग एंटरप्रेन्योर लद्दाख की जो अपने जो हुनर को वहाँ दर्शाएंगे, साथ ही साथ जिनका जो यंग एंटरप्रेन्योर ने जिन्होंने कई तरह के लद्दाख की पहचान बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाया अपने आमदनी के लिए, तो वो सब उनके लिए डिस्प्ले किया जाएगा। जी मौरूफ, आपसे जानना चाहेंगे इन डेलीगेट्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका तो है ही, खास तौर पर लद्दाख के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये कितना खास मौका है, क्योंकि अब यहाँ से जो डेलीगेट्स जब अपने अपने देशों को वापस जाएंगे तो बेहद खूबसूरत तस्वीर जो है वो पेश की जाएगी। इस तरह की तमाम तर चीजें यहाँ के स्थानीयों में भी दिखाई दे रही हैं, जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ जो काफ़ी तैयारी भी चल रहा है, तो लोग साथ ही साथ लोगों में भी बहुत उत्सुकता है दिखाई दे रहा है इसको लेके, ताकि जो यहाँ से मेहमान वापस जाएंगे तो एक लद्दाख को प्रमोट करने के लिए एक मैसेंजर की तरह जाएंगे कि लद्दाख की खूबसूरती, लद्दाख की कल्चर, लद्दाख की लोगों के बारे में और देशों को बता सके। तो इसीलिए लोग काफ़ी इसमें व्यस्त है। साथ बहुत जहाँ कई जगह प्रोग्राम तैयार किया होगा तो उसमें लोग भी शामिल है। जी हिना। मौरूफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से अहम टॉपिक्स जो है वो रहने वाले हैं इस प्री समिट में? एक तो जी एक जो यूथ का सेशन होगा, जिसमें कल हमारे लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा भी शिरकत करेंगे। उसी तरह काफ़ी सारे जो सेमिनार्स अलग अलग, जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि यहाँ 3 जो प्रोमिनेंट होटल है वहाँ पर रखा गया, यहाँ ठहरे हुए, तो वहाँ पर वहाँ काफ़ी सेमिनार होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ताकि जो डेलीगेट्स है उनका भी जो इनपुट्स भी ले सके और यहाँ के इनपुट का भी सुने, तो ओवरऑल जो बेहतर फ्यूचर के लिए क्या योगदान यूथ का रहेगा, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। जी हिना। मौरूफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितना अहम आप मानते हैं इस तरह की जो समिट्स वहां पर हो रही हैं लद्दाख के लिए, वहां की इकोनॉमी के लिए, वहां के यूथ के लिए आगे बढ़ाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस तरह की समिट्स? हाँ बिल्कुल ही ना, ये बहुत ही मतलब अच्छा मौका है, क्योंकि जो लद्दाख की इकोनॉमी मोस्टली आर्मी और टूरिज्म पे डिपेंड है। तो ऐसे इंटरनेशनल स्तर के ऐसे इवेंट होने से लोगों को थोड़ा आमदनी भी आएगा, साथ ही साथ एक्सपोजर भी मिलेगा लोगों जो बाहर के डेलीगेट्स आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके। हालांकि लेह लद्दाख जो 2 डिस्ट्रिक्ट करगिल और लेह से बना, तो यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के करीब है, लेकिन ऐसे स्तर की जो डेलीगेशन आने से जो छोटे से पॉपुलेशन के हम एक नया यूटी है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे उपलब्ध रहेंगे। जी हिना। बहुत बहुत शुक्रिया मौरूफ पिस्टन आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और अब आज की सबसे अहम खबर आपको दे दें, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। पूर्व CM सरदार प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। तो पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताएं कि चंडीगढ़ में अंतिम दर्शन उनके किए जा सकते हैं, भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजनीतिक जगत में शोक की लहर लगातार देखी जा रही है। खुद PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसे एक पर्सनल लॉस करार दिया है। कई बड़े नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रकाश सिंह बादल को दी है। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने इस हर दिल अजीज लीडर को अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे। सबसे अहम ये कि PM नरेंद्र मोदी ने इसे अपने लिए एक जाती नुकसान, पर्सनल लॉस उन्होंने इसको करार दिया। और ट्वीट जो उन्होंने कल किया उसमें बेहद भावुक अंदाज में PM का ये ट्वीट था। और आपको ये भी बताएं कि PM खुद श्रद्धांजलि देने के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे और
सीधे रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मनोज राठी। मनोज, बेहद दुख की ये खबर है, एक युग का अंत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो अहम नेता हैं इसको एक पर्सनल लॉस करार दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल का पूरा एक राजनीतिक पूरा सफर था और इतने कई साल वो मुख्यमंत्री रहे और एमएलए रहे, और उनका जिस तरह से उनका पंजाब के साथ साथ और भी कई, आज प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, करीब 12 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस में, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए प्रकाश सिंह बादल को रखा जाएगा। थोड़ी देर में फोर्टिस हॉस्पिटल से उनको पार्टी ऑफिस लाया जाएगा और उस थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कह सकते हैं कि उनका जो अपना लगाव था, बल्कि खुद जो दूसरी पार्टी थी, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी थी, वो भी उनकी तारीफ करते नहीं सकती थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपोजिशन पार्टी भी उनकी तारीफें करती थी, उनके काम की जो है वो बोलती थी। तो बहुत सारी चीजों को लेकर जो है वो देखा गया है, और जब से कल से ये खबर आई और उसके बाद शोक की लहर कह सकते हैं कि हर जगह, कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, हर किसी में शोक की लहर थी। और वहां पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करने की कोशिश की जा रही थी, और आज पार्टी ऑफिस में भी करीब 2 घंटे जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। और अभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ कई पॉलिटिकल जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद यहाँ से सीधा उनके पैतृक गांव बादल उनको लेके जाया जाएगा, और बताया जा रहा है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, प्रकाश सिंह बादल एक ऐसा नाम जिसने पंजाब को सबसे मुश्किल दौर में भी निकाला था, एक ऐसा नाम जिससे हर सियासतदान कुछ ना कुछ सीख सकता है। आपको याद होगा शुरू से अगर पंजाब का नाम आता था तो प्रकाश सिंह बादल का नाम जरूर आता था, और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र भी पीएम ने खुद किया है। उन्होंने ये तक लिखा है कि मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ उनसे साझा किया है। कहीं ना कहीं एक ये ऐसा नुकसान है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि बिल्कुल इसको पूरा नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि अकाली दल के वो सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी जो सीनियर लीडर्स हैं वो उनकी तारीफ जो है वो करते नहीं सकते। क्योंकि अभी हम पार्टी ऑफिस में ही मौजूद हैं, जो लीडर्स या फिर जिन्होंने काम उनके साथ किया है, जो सीनियर ऑफिसर्स ने काम किया है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल पर किताब लिखी है, सरदार प्रकाश सिंह बादल पर किताब लिखी है उनके दिनचर्या के बारे में। और उन्होंने बताया, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका दिनचर्या था। सुबह किसी भी अफसर से मीटिंग करना और पूरा एक दिनचर्या जो है वो बनाना, उसके बाद दूसरी अपने ऑफिस में जाकर मीटिंग करना, उसके बाद पूरे पंजाब में क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं, किन किन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत सारी तमाम चीजें को लेकर एक पूरा दिन, जैसे कहते हैं कि एक पूरा एनर्जेटिक तरीके से जो है वो काम किया जाता था। और यही कारण है कि हर दिल जो है वो उनको अच्छी तरह से चाहता है, और आज भी सभी के दिलों में सरदार प्रकाश सिंह बादल जो है वो मौजूद है। और बिल्कुल आज जो देख रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि काफी जो भीड़ है, काफी जो मॉब है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहा है, लोग यहाँ पर दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक एक चीज को लेकर जो है यहाँ पर लोगों में इतना दुख है, इतना जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर आके बड़ी बुजुर्ग लोग हैं, कैसे यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिर्फ उनके अंतिम दर्शन को लेकर। तो ये प्यार है, एक अपनापन जो है वो कह सकते हैं कि जैसे प्रकाश सिंह बादल ने अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में लोगों के लिए काम किया, पंजाब की बेहतरी के लिए काम किए, डेवलपमेंट्स के लिए काम किए। तो यही एक नतीजा है कि लोगों के दिलों में कितना उनके प्रति प्यार है, कितना उनके प्रति जो है वो प्यार जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और इसीलिए उन्हें पंजाब की सियासत के पितामह भी कहा जाता था, और 66 साल का जो उनका एक्सपीरियंस था सियासी दुनिया में वो कम नहीं होता है। खास तौर पर आज के जो सियासतदान हैं उन्हें सीखने की जरूरत है। ये लाइव
तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं पार्थिव शरीर की। मनोज राठी, आज का हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आज जो रहने वाला है उसके ताल्लुक से थोड़ी सी जानकारी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दे दीजिए। फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका जो परिवार है, सुखबीर बादल, उनके बेटे और जितना भी पूरा बादल परिवार है वो इस टाइम फोर्टिस हॉस्पिटल में ही मौजूद है और थोड़ी देर में मॉर्चरी से उनकी बॉडी को लाकर पार्टी ऑफिस में रखा जाएगा। वहां पे अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को रखा जाएगा और उसके बाद करीब 12-1 बजे के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनके बाद सीधा उनके पंजाब में बादल गांव है, वहां पर भी पूरे अरेंजमेंट जो है वो किए जा चुके हैं। वहां पर उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद कल अंतिम संस्कार जो करने की बात कही जा रही है, क्योंकि काफी दूर दूर से उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो करीबी है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने भी पहुंचना है, तो इसीलिए उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जाएगा, जो अभी तक जानकारी है। और इसके अलावा जो आज का जिस तरह से पार्टी ऑफिस में अंतिम दर्शन का रखा गया है, उसको लेकर भी तैयारियां पुलिस की भी पूरी पुख्ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी जो है वो दिया है, क्योंकि 3 दफ्तरों से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका भी कहना है कि पूरा जो है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी डाइवर्ट की गई है पार्टी ऑफिस के साथ साथ, किसी भी तरह का कोई जाम ना लगे, किसी भी तरह से कोई ज्यादा जो है वो ट्रैफिक जाम ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि लोग पहुंचना सुबह से ही शुरू हो चुके हैं और इसीलिए तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। क्योंकि अभी पुलिस को इंफॉर्मेशन जो आई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, और भी उनके साथ लेकर पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए और भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। बिल्कुल मनोज, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि श्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है और अब उनके अंतिम दर्शनों के लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। खुद पीएम भी उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथी मनोज राठी लगातार इस अहम खबर पर बने हुए थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरतनाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरतनाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
और ब्रेकिंग एट 10 में बडगाम से बड़ी खबर आपको एक बार फिर से दे दे। बडगाम से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए का छापा पड़ा है। एनजीओ के दफ्तर पर ये छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। आपको बताएं, जो जानकारी मजीद निकल कर आई है उसके मुताबिक खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए का ये छापा पड़ा है। जेल में बंद है खुर्रम परवेज और इस मौके पर कई दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस भी सीज की गई हैं। तो डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस भी सीज की गई हैं, यानी उनको जब्त किया गया है। तो बडगाम से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी एक एनजीओ के दफ्तर पर की गई है। टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए की एक कार्रवाई की गई है। जेल में बंद है खुर्रम परवेज और इस मौके पर ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया गया है। जी सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर मीर। शब्बीर, क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? देखिए हिना, ये केस है टेरर फंडिंग का। 2020 का ये केस, 2020 में ये केस दर्ज किया गया था जब ये पता चला था कि कुछ जो एनजीओज हैं वो फंड जमा करके कई बाहर से और यहाँ से फंड जमा करके टेरर एक्टिविटीज़ में या जो देश मुखालिफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें उस फंड का इस्तेमाल करती हैं। 2020 में जब केस दर्ज हुआ उसके बाद पहली जो गिरफ्तारी हुई वो 21 मार्च 2023 को हुई, इसी साल हुई। एक जर्नलिस्ट इरफान महराज को गिरफ्तार किया गया। वो बताया गया कि ये खुर्रम परवेज का जो जेके सिविल कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ एक एनजीओ चल रही थी, कोऑर्डिनेटर थे खुर्रम परवेज उसके, ये उनका साथी था। इरफान की गिरफ्तारी के बाद फिर कुछ दिन बाद ही खुर्रम परवेज को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया, उसको जुडिशियल रिमांड में दिया गया। ये खुर्रम परवेज के साथ ये दो लोग जुड़े थे। ये केस की फिर इसका दायरा खोला गया और देखा गया कि कई ऐसी जो अंजुमनें हैं, ये एनजीओज है या कुछ ट्रस्ट्स का भी नाम लिया गया जिन पे अभी जांच चल रही है कि वो उस पैसे का जो पैसा आमतौर पे एजुकेशन के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के नाम पे लाया गया था, उन फंड्स का इस्तेमाल जो देश मुखालिफ कार्रवाइयों में करते थे या टेरर फंड्स के मामलात में कर रहे थे, ये इल्ज़ाम है। और एनआईए इस मामले को इसका उसी के तहत आज खुर्रम परवेज का ये दफ्तर बताया गया है डुंडूसा में, जहाँ पे ये आज छापा मारा गया, तलाशी ली गई और कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से सीज किए गए। इस केस का दायरा खुल रहा है और कई एनआईए ने कई छापे इस सिलसिले में मारे। पिछले मार्च में भी आपने देखा, उससे पहले भी कुछ छापे मारे गए और इस सिलसिले में जो कड़ियां खुल रही हैं एक के बाद एक वो खोली जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है कि कौन कौन सा ट्रस्ट या कौन कौन सी एनजीओ ऐसी है जो इन मामलात में शामिल रही है ना। बिल्कुल शब्बीर, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और कई मुकामात पर इस तरह के टेरर फंडिंग मामले में जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी सिलसिले में बडगाम में भी ये अहम जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो हम लगातार डिटेल्स जो है वो अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर मीर। शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह की जो कार्रवाई लगातार एनआईए की तरफ से की जा रही है, मुख्तलिफ मुकामात पर लगातार हम देख रहे हैं, अब इनके जो तमाम तार हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ते जो है नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई लगातार जारी है। जी हिना, कई एजेंसीज काम कर रही हैं टेरर फंडिंग के मामलात में, चाहे वो नार्को टेरर फंडिंग हो या और तरह की जो फंडिंग है। ये एनजीओ वाला जो मामला है, ये एनजीओ के ज़रिए जो फंडिंग हो रही थी, जो एनआईए कर रही है, एसआईयू कर रही है, एसआईए कर रही है, अलग अलग इनके केसेस हैं। और हर जगह आपने देखा, पिछली बार भी आपने देखा कि किस तरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन लोगों पे ये इल्ज़ामात हैं कि वो
प्रॉपर्टी से जो उनको रकम मिल रही है उनका इस्तेमाल करती रही है देश मुखालिफ कार्रवाइयों में। एनजीओज के खिलाफ तो ये केस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये केस चल रहा है, और इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में पहली गिरफ्तारी हुई थी इरफान महराज की सूरत में, फिर खुलम परवेज जो पहले से जेल में था 2021 से अलग मामले में उस पर भी ये मामला लगाया गया, क्योंकि उसकी वो जो ट्रस्ट चला रहा था, वो जो एनजीओ चला रहा था जेके कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज, उसी का ये दफ्तर आज है। और ये पूरे मामलात को जैसा पहले ही कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री से भी और यहाँ जो यहाँ की इंतजामिया है, एलजी इंतजामिया, वो भी कहती रही है कि एक ये पूरा इकोसिस्टम है, चाहे फंडिंग हो, चाहे इनकी आइडिएशन कहाँ से होती हो, ये पूरे मामले को खोला जा रहा है ताकि ये टेरर का जो ये इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उस पे वार किया जा सके। जहां एक तरफ इनकाउंटर्स चल रहे हैं, जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार किया जा रहा है, और साथ साथ में अब इनकी फंडिंग का जो मामला है, चाहे वो नार्को टेरर के जरिए हो, चाहे वो एनजीओज के जरिए हो या और प्रॉपर्टीज के जरिए हो, उस पे भी वार बिल्कुल। शब्बीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथी थे शब्बीर मीर जो कि इस अहम मामले पर तमाम तफसीलात दे रहे थे। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेकिंग एट 10 में अब शिमला से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां किसानों को सुक्खू सरकार का बड़ा झटका। खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं सब्सिडी सीड्स जो है उनकी मात्रा में कटौती की गई है। अब किसानों को एक सीमित मात्रा में ही ये सब्सिडी बीज दिए जाएंगे। इस तरह मक्की हाइब्रिड का बीज जो पहले 60 रुपए प्रति किलो था वो अब 75 रुपए में मिल रहा है। मक्की का जो बीज है 49 रुपए के बजाय 58 रुपए में मिल रहा है। बाजरा 52 के बजाय 64 रुपए में है। इसी तरह से धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है।
सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हम बात कर रहे हैं और अब ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, कुछ देर में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की पत्रकार वार्ता है। संभवतः इस मुद्दे के ऊपर जरूर वो सरकार को घेरेंगे और नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में जरूर हम जोरदार प्रहार विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर देख सकते हैं। एकदम से अचानक 2 झटके प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए हैं। पहले तो बीजों की जो मात्रा थी उसको लिमिटेड कर दिया गया है। इससे पहले ये मात्रा अनलिमिटेड थी। किसान जितनी ज़रूरत के हिसाब से बीज खरीद सकते थे, चाहे वो धान की फसल हो, फिर मक्की की फसल हो, या फिर खेतों के लिए जो अलग अलग प्रकार के बीज बुआई हिमाचल प्रदेश में होती है क्षेत्र के हिसाब से, उस हिसाब से बीज खरीद लेते थे, चाहे बाजरा होता था या फिर अन्य चीज़ें। लेकिन अब ये क्वांटिटी लिमिटेड कर दी गई है सरकार की तरफ से। और दूसरा, सब्सिडी सरकार ने घटाई है, जिसके कारण फर्क बीजों के दाम पर पड़ा है और दामों में बढ़ोतरी हुई है। और अगर ऑन एन एवरेज हम कहें तो करीब 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रत्येक फसल के बीज में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में ये अब किसानों के लिए बड़ा झटका है। और जैसे ही दाम बढ़ते हैं, साथ में ही अब बुआई के रेट हैं वो भी हाई हो जाएंगे। सब्सिडी लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से हर फसल के ऊपर कम की गई है, बीजों के ऊपर कम की गई है और संख्या भी इनकी नियंत्रित की गई है। इसके अलावा एक और आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो भी किसान बीज लेता है उसका आधार नंबर एंटर कर दिया जाए, ताकि फिर दोबारा से बीज ना ले सके, या फिर एक बार किसी किसान के नाम से बीज अगर खरीदे जाते हैं तो फिर वो चीज़ें एंटर हो जाएं। तो ऐसे में सख्ती भी की गई है। सभी जो डिपार्टमेंट के स्टोर हैं बीज के, इसके अलावा जो प्राइवेट स्टोर हैं जहाँ से सरकारी बीज भी बेचे जाते हैं, और जो अन्य संस्थान हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि जो भी किसान बीज लेता है उसका आधार नंबर एंटर किया जाए। और इसके अलावा रेट्स में जो बढ़ोतरी की गई है, अब उसी रेट पर किसानों को आने वाली फसल के दाम मिलने वाले हैं। और संख्या क्वांटिटी भी नियंत्रित कर दी गई है। क्वांटिटी से जो बड़ा नुकसान होगा वो जिनकी अधिक उपज है, अधिक कृषि योग्य भूमि है, उनको बड़ा नुकसान किसानों को होने वाला है। क्योंकि फिर जो ज़रूरत है वो फिर प्राइवेट मार्केट से परचेज करेंगे, या फिर जो स्थानीय स्तर पर फसल बीज बेचते हैं किसान, उनसे संपर्क करेंगे। ऐसे में जो क्वालिटी है फसलों की उसमें गिरावट आएगी, पैदावार में गिरावट आएगी। ये दोनों चीज़ें निश्चित होना है, क्योंकि लोकल लेवल पर जो बीज मिलते हैं आसपास के किसानों से या फिर प्राइवेट स्टोर पर, उनकी क्वालिटी पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह रहता है। तो ऐसे में पैदावार पर बड़ा संकट आता है। तो बेहद अहम रहेगा देखना कि इस सिलसिले में अब विपक्ष जो है बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा, आपका बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और बडगाम से बड़ी खबर की लगातार हम बात कर रहे हैं, जहां एनआईए का छापा पड़ा है। आपको बताएं कि एनजीओ के एक दफ्तर पर यह छापेमारी की गई थी। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की गई थी। खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए की छापेमारी की गई थी। खुर्रम परवेज के बारे में बताएं कि जेल में बंद है। कई दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो यहां पर सीज की गई हैं, जब्त की गई। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आबिद हुसैन। आबिद, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात, जानकारी? तो इस अहम खबर पर हम बात करने की, तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बडगाम के हमारे जो साथी हैं आबिद हुसैन, उनसे सबके बीच में जिस तरह से हमें शबीर मीर ने तमाम तर जानकारी दी थी, उसके मुताबिक ये बेहद अहम कार्रवाई मानी जा रही है। और एनआईए का ये जो छापा है, एनजीओ के दफ्तर पर ये छापा मारा गया है। टेरर फंडिंग मामले में ये पूरी कार्रवाई की गई है। खुर्रम परवेज जेल में बंद है। खुर्रम परवेज और उसी के दफ्तर में ये तमाम तर कार्रवाई की गई, जहां पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डिजिटल डिवाइसेस, उनको भी सीज किया गया है, उनको भी जब्त किया गया है। तो लगातार एनआईए की ये जो कार्रवाई है, जिस तरह से हमारे साथी शबीर बता रहे थे कि कदगन लगाने की ये कोशिश है। और सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी आबिद हुसैन का। आबिद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस बेहद अहम खबर के ताल्लुक से? बिल्कुल है ना, जहां पर ये चल रही है, दंदूसा बिमना का एरिया है। बिल्कुल हम मौके पर मौजूद है
और यहाँ पर एनआई की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। और थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आप ये सामने इमारत देख रहे हैं, ये बेसिकली उनका दफ्तर था। यहाँ पर रेड अभी जारी है, यहाँ पर ये रेड चल रही है और काफी टाइम से अभी ये रेड यहाँ पर चल रही है। जिस तरह से पहले ही अभी शुरू कर रहे थे कि टेरर फंडिंग मामले में ये रेड जारी है, क्योंकि टेरर एक्टिविटीज पर कदम लगाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, उसी के मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्तलिफ मकामों पर इस तरह की कार्रवाई पहले ही अमल में लाई जा चुकी है। और आज यहाँ बेमना के इलाके में खुर्रम परवेज जो पहले से ही जेल में है, उसके दफ्तर पर ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यहाँ पर पहले भी जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं। ये जो दफ्तर से हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और उनको चेक किया जा रहा है, उनको पाया जा रहा है, और कुछ अलग और चीजें हैं उनको देखा जा रहा है। यहाँ पर आबिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये तस्वीरें तो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, लेकिन आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको भी प्लीज थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तब तक हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और हम ये खबर जो है वो लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बडगाम से ये बड़ी खबर है। हमारे साथी आबिद जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज जो है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहाँ पर। ये तस्वीरें बहुत अहम है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए का यहाँ पर छापा पड़ा है, एनजीओ के दफ्तर पर ये छापेमारी की गई है। हमारे साथी लगातार ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आबिद हुसैन ने बताया कि ये कार्रवाई अभी भी जारी है और यहाँ से कई दस्तावेजात, कई डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस भी जब्त की गई हैं। इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। क्या कुछ और जानकारी यहां से निकलकर सामने आ रही है, उसके ताल्लुक से भी हम आबिद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आबिद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात जारी रखिए। अभी लाई जा रही है। यहाँ पर ये जो ये दफ्तर था काफी टाइम से बंद था, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है ये अभी, लेकिन यहाँ पर अंदर जो बताया जा रहा है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट वो चेक किए जा रहे हैं, बाकी दस्तावेजात चेक किए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको इस साइड से भी ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये मेन रोड जो यहाँ पर बंदूसा बेमना का एरिया है, मेन रोड पर ये ऑफिस बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये जो गाड़ियां है एनआई की टीम, पुलिस की टीम की, ये यहाँ पर है। और इसके अलावा जैसे कि पहले ही हम बात कर रहे थे, जिस तरह से सरकार की पॉलिसी ही है, जो भी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और टेरर एक्टिविटीज को पर कदम लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी है और इसी तरह की ये कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जा रही है, क्योंकि खुर्रम परवेज पहले से ही जेल में है टेरर फंडिंग मामले में, और उसके अब दफ्तर पे भी ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। फिर से हम ये तस्वीरें अहम है, न्यूज 18 पर हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 पे है। और ये देखिए, फिर से कोशिश करेंगे, ये जो इमारत है यहाँ पर, इसी इमारत में इस तरह की ये कार्रवाई चल रही है। जैसे कि आपको पता ही है, खुर्रम परवेज जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और फिलीपीन बेसिस एक एनजीओ के साथ वो काम कर रहे हैं, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉल्यूंटरी डिसअपीयरेंस, तो उसके साथ वो काम कर रहे थे। पहले से ही वो जेल में है और टेरर फंडिंग मामले में जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी ने पहले ही उसे बंद रखा है। और उसके बाद जो चार्जशीट भी उसके खिलाफ दायर था, उसी चार्जशीट उसी केस पर मजीद कार्रवाई करते हुए ये छापामार कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। जी बिल्कुल आबिद, और बेहद अहम ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कदगन लगाने की, लगाम लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि टेरर फंडिंग के जो मामले हैं उनको रोकने की जो लगातार कोशिश एनआईए की तरफ से की जा रही है। तो बडगाम में इस इलाके के ताल्लुक से भी आबिद आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है, उस इलाके के ताल्लुक से थोड़ी सी तफसीलात दीजिए, क्योंकि बेहद अहम ये तस्वीर इस वक्त की मानी जा रही है। है ना, ये बेमना एक इलाका है जो श्रीनगर आउटस्कर्ट में पड़ता है और बेमना के साइड में एक इलाका है धुमदूसा। तो यहाँ पर ये कार्रवाई अभी चल रही है एनआईए की जानिब से, क्योंकि काफी ये दूर इलाका नहीं है। यहाँ पर ये दफ्तर खोला गया था खुर्रम परवेज की जानिब से और यहाँ पर वो अपना काम करने वाले थे। और जब उसके खिलाफ टेरर फंडिंग मामला दर्ज हुआ, उसके बाद उसे जेल किया गया और उसके जो मुतल्लिक किया उससे वाबस्ता जो भी चल रहा है, जो भी दस्तावेजात है, जो भी कुछ काम है, उनको देखा जा रहा है। क्योंकि केस दर्ज है, कार्रवाई हो रही है। या पहले ही आप फिर से आपको बता दें,
टेरर एक्टिविटीज पर कदगन लगाने के लिए जिस तरह से सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, उसी पर अमल करते हुए इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। जी, यहाँ पर एनआईए की तो टीम है ही, साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी क्या कुछ यहाँ पर इंतजामात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल है ना, ये आप देखिए मेन रोड अभी बिल्कुल खुला है, गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, एनआई की टीम यहाँ पे मौजूद है, पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन रास्ता बिल्कुल खुला है, किसी को भी कोई भी दुश्वारी नहीं हो रही है, चलने फिरने में लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए ये रास्ता बिल्कुल खुला है, यहाँ से भी हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें, गाड़ियां साइड में रुकी है, अंदर रेड चल रही है और लोग आराम से चल फिर रहे हैं, कोई भी किसी को भी किसी की तरह की दुश्वारी नहीं हो रही है। आबिद, जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात यहाँ से सीज किए गए हैं, कुछ डिजिटल डिवाइसेस को भी यहाँ से सीज किया गया है, उसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? अभी एनआई की टीम अंदर मौजूद है, ये भी सुनने में आया कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सीज किए गए हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि एनआई की टीम अभी अंदर है, जिस तरह से हमें मालूमात, क्योंकि अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है और ये टीम बाहर आएगी तब ये बता सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई और किस तरह की जो चीजें हैं उनको सीज किया गया है। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये जो तमाम तर कार्रवाई है इसके तार जो है वो कई जगह जुड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले शबीर से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कई अहम जानकारी दी थी। तो तमाम तर जो ये कार्रवाई एनआईए की लगातार देखी जा रही है, एक के बाद एक लगातार ये पूरी कोशिश यही है कि इस तरह के टेरर फंडिंग मामलों को पूरी तरह से अब खत्म किया जाए। ये कार्रवाइयां तेज हुई है पूरे कश्मीर में, या कि पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से जो पॉलिसी टेरर फंडिंग मामलों में या टेरर एक्टिविटीज में जिस तरह से जो सरकार की पॉलिसी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की पॉलिसी है, जिस तरह से उनमें तेजी आई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ है इन एक्टिविटीज पर कदगन लगाने को और इन एक्टिविटीज को बहुत जल्द खत्म करने की ये कोशिश है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हो आए रोज एनआई की रेड्स होती है, एसआई की रेड्स होती है, या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है वो रेड कर रही है। कोशिश यही है जल्द से जल्द जो भी यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज है, जो भी बच्ची कुछ टेरर एक्टिविटीज है, उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कश्मीर में अब अमन अमान है, यहाँ का नौजवान अब रोजगार मांग रहा है, यहाँ का नौजवान अब तरक्की मांग रहा है। आबिद, कब से ये कार्रवाई चल रही है, इसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे फौरी तौर पर? है ना, बिल्कुल करीब 1 घंटा हुआ है इस कार्रवाई पे, और ये जो आप ये सामने ये इमारत देख रहे हैं, फिर से हम आपको ये दिखाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें अहम है ना। बिल्कुल न्यूज़ 18 पर हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल आबिद, और तमाम तर डिटेल्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने न्यूज़ 18 JKLH के तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरत नाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरत नाज के वीडियो के जरिए
पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत सुधारने की थी अपील। लेह में Y20 प्री समिट, करीब 30 देशों के 200 से ज्यादा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। उसके बाद एनवायरनमेंट पर दूसरी कवर स्टोरी ठीक 30 साल बाद 2019 में आई, लेकिन 2022 में एनवायरनमेंट पर टाइम मैगजीन ने 5 कवर स्टोरीज करी है। अभी कुछ दिन पहले 2023 में कवर स्टोरी आई थी जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि पृथ्वी के क्लाइमेट फ्यूचर के लिए भारतवर्ष विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, चाहे क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए मिटिगेशन हो, अनुकूलन हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियों में सहयोगी और न्यायपूर्ण नीतियों की बात हो, भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक भूमिका रहने वाली है। आने वाले भविष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी तथा एनर्जी सिक्योरिटी में भी भारतवर्ष पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सदियों पुरानी हमारी सामाजिक चेतना वैश्विक जनजागृति का भी कार्य करेगी। वर्तमान में आप सब जानते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.8% है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए हमने कमिटमेंट दिया है 2030 तक कुल आवश्यकता का आधा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हम पूरा करेंगे। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आत्मविश्वास बोल रहा है। अंत्योदय विकास मॉडल, आम आदमी की तरक्की, गरीबी उन्मूलन का प्रयास क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों में से लड़ने में सबसे कारगर हथियार साबित होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण विश्व ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देखा है। 2016 से 2022 के बीच लगभग 9.5 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन प्रदान करके न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नया उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में भी भारत ने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और ग्लोबल साउथ के अनेक देशों के लिए खुशहाल समाज के निर्माण का रोडमैप भी भारत ने प्रस्तुत किया है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर आप गौर करें तो 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन का मतलब है जर्मनी और बेल्जियम की मिलीजुली आबादी, यानी उनके प्रत्येक व्यक्ति को एक गैस कनेक्शन प्रदान कर दिया गया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा असर हुआ कि पर्यावरण के बारे में चेतना समाज के ऊपरी से लेकर निचले स्तर तक पहुंची और स्लोगन की बजाय प्रकृति का संरक्षण हमारी आदत का हिस्सा बनने लगा। मुझे यकीन है G20 प्रेसिडेंसी एक ऐसा अवसर है जब सामाजिक सशक्तिकरण से आर्थिक सशक्तिकरण तथा अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता एवं सहज जीवन शैली जैसे अनुभवों को भारतवर्ष अन्य देशों के साथ साझा करेगा तथा न्याय और समानता पर आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना में भारत सबसे ज्यादा योगदान करेगा। का मुद्दा है कि ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों से लेकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो डिजिटल सोसाइटी विकसित हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो इंक्लूसिव है, समावेशी है, सर्वस्पर्शी है? क्या हम भविष्य उन्मुख इंफ्रास्ट्रक्चर
निर्मित कर पाए हैं और क्या हम बिजनेस सेक्टर में संस्थागत प्रबंध और व्यवस्थाएं विकसित कर पाए हैं जो अन्य देशों के साथ परस्पर लाभकारी आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद कर सके। ऐसे तमाम सवाल हैं जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समानता, परस्पर लाभ एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और जब मैं आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं तो मेरे मन में 17 अप्रैल के अखबार की एक तस्वीर चल रही है जिसमें कर्नाटक में एक नारियल कोकोनट सेलर अपने मोपेड पर नारियल बेच रहा है और मोपेड के हैंडल पर डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लटका के रखा है। ये एक नए भारत की उभरती तस्वीर है जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के माध्यम से समावेशी विकास एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुमुखी ढांचा पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेट यूजर्स की आबादी भारत में। पिछले वर्ष भारत का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन 46.8 बिलियन ये रिकॉर्ड रहा है और दूसरे नंबर पर जो देश था चीन, उससे ठीक हम दोगुने हैं। ये हमारी प्रगति है। नई तकनीक निर्मित करने के लिए नॉलेज का मजबूत आधार, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त वातावरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भविष्य की तैयारियां, इन 3 पैरामीटर्स पर वर्ल्ड रैंकिंग में आज हमारी पोजीशन बहुत सशक्त हुई है। लेकिन ये सच है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस विशाल देश में डिजिटल डिवाइड तथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां अभी भी हैं। कई बार लोग तुलना करते हैं कि एस्टोनिया का हवाला देते हुए जिसने बहुत कम समय में डिजिटल डिवाइड को समाप्त कर दिया है। मुझे लगता है कि यह तुलना ठीक नहीं है। भारत की 140 करोड़ आबादी के मुकाबले एस्टोनिया की कुल आबादी जम्मू शहर से भी कम है, महज 14 लाख है। और इसलिए मुझे लगता है कि तुलना करने के बजाय हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान द्वारा कार्यक्रमों पर फोकस करना होगा जो डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी निर्मित करने के लिए डिजिटल एक्सेस, डिजिटल समावेशन और डिजिटल एम्पावरमेंट के अभियान को मजबूती प्रदान करे। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जैम, जनधन आधार और मोबाइल ये जो ट्रिनिटी है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, डिजी लॉकर, उमंग, यूपीआई, अनेक ऐसे पहल, ये डिजिटल समावेशन की दिशा में पूरी दुनिया को हमने एक नई पहचान दी है और अन्य देशों के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं भी हमने प्रस्तुत की है। डिजिटल के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण आधार, कोविन और जेम को भारत ने विश्व के सामने आज प्रस्तुत किया है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय अनेक भारतीय आईटी कंपनीज विश्व के अलग अलग देशों में वहां के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि भारत की प्रेसिडेंसी में G20 प्लेटफॉर्म पर आपसी संवादों तथा पार्टनरशिप द्वारा सहयोग के इन संबंधों को नई प्रेरणा मिलेगी। जैसा मेहता जी ने बताया, पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम में हम सबको जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। पूरे कार्यक्रम में मैं उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। मंच पर विराजमान सभी लोगों से भी विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सोचा था कि 1 घंटे 1.5 घंटे रहना है, लेकिन जब मैंने देखा एक से एक दिग्गज स्पीकर को छठ बोल को बड़ छोट का कपड़ा दो, किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें, ये दुविधा थी। तो मैंने थोड़ी धृष्टता की है। मुझे उम्मीद है कि इस धृष्टता पर आप ध्यान नहीं देंगे। फ्रेंड्स, I would also like to briefly mention about the quiet transformation that is taking place at the level of enterprises led by our youth. With the youngest population in the world, empowered by Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India, we are witnessing a strong economic growth that has catapulted the country into the big league. For a better world in future, a lot will depend on our youth, who are second to none
as far as quality education is concerned. Our young generation is more confident and increasingly innovative to drive the progress and fulfill the aspirations of the society. In the coming days, we will not only witness the expanding role of market forces, but also deeper collaboration between the market and educational institutions. It is also my firm belief that national education policy and the role of premier institutions like IIM, IIT and AIMS will provide competitive edge to our young human capital. I am confident the knowledge capability of India and the new resolve of our youth will provide future solutions to the humanity. I wish the conference a grand success and let us commit ourselves to realize the goals of sustainable development. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your time and your wisdom and for bringing to sharp relief the importance of our ancient traditions and knowledge. I request all of you to please rise for the national anthem. खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।